हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक यहाँ पर संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले हमने कक्षा 10वीं का इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं सेट ए का। इसके पहले कक्षा 10वीं गणित का भी हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं और उनको वीडियो आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही है, उस पर चल जाइए। जिस विषय भी आप लिंक देखना चाहते हैं विषय पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम विज्ञान का देखेंगे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको दिए गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, लाइक नहीं करा है तो, और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दे। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ आंसर क्वेश्चन की पीडीएफ आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com, जहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कौन सी होती है इनमें से? तो वो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। चमकदार अधातु इनमें से कौन सी है? तो वो है आयोडीन, संकेत आई होता है। इसके बाद है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है इनमें से किससे? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वो है शुक्र वाहिका। ठीक है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। और है किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। किसमें? तो ये होता है या समतल अथवा उत्तल में। ठीक है, यानी इसमें से आप आंसर लगा दोगे जो आपका यहाँ पर है, या तो समतल अथवा उत्तल। इसके बाद है 1 एम्पियर का मान इनमें से कितना होता है? तो 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपका पहले नंबर का ही आंसर सही है। इसके बाद है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है CaCO3। ये CaO कैल्शियम ऑक्सी कार्बोनेट, इसको कहा जाता है CaOCO3। ये लिखिएगा, ठीक है, ओ इसमें है, तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद है अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ARF इंडिया प्रीबोर्ड पेपर या ARF इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ARF इंडिया प्रीबोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही ARFindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ खालिस्तान कहलाती है। तो ये जो है अधात्री कहलाती है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो थायराइड जो आयोडीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, और चौथा नंबर का देख लेते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें कौन सा पुष्प कहते हैं? तो उससे हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयलिंगी। चलिए अगला देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता, त्रिज्या की कैसी होती है? आदि होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से जो है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किससे दूर हट जाती है? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए इसके बाद है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, लास्ट का आंसर आपका हो जाएगा विद्युत परिपथ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? सही जोड़ी मिलान कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3। तो पहला है सिरका। सिरका को हम किस नाम से इनमें से जानते हैं? तो जो एथेनोइक अम्ल है इसको सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सेम ही है। इसके बाद है पारा। पारा जो जिसको हम कहेंगे तो ये अमलगम के रूप में इसका मिश्रण जो है लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो दो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इनमें से होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कहा जाता है, जो आधारभूत होते हैं केंद्रीय होते हैं। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है। अलैंगिक प्रजनन, ये कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये अलैंगिक प्रजनन आ जाएगा कायिक प्रवर्धन में। वंशांगत लक्षण, तो ये होते हैं जुड़े कर्णपालिस में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलान करते भी चलिए यहाँ पर। और प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये आ जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है टिंडल प्रभाव के कारण। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इनमें से आ जाएगा अमीटर। और जो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी यानी एक दिशा में चलते रहता है। ठीक है, तो मिलान कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको उत्तर बता दी है। CaOCl2 का रासायनिक या प्रचलित नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है,
कैल्शियम लिखना है पहले, फिर ऑक्सी लिखना है, फिर क्लोराइड लिखना है। ये इसका क्या होता है, रासायनिक नाम या फिर प्रचलित नाम है जिस नाम से इसको जाना जाता है। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, तो ये है क्लोरोफिल या पर्णहरिम या हरित लवक, जिसको जो भी आप लिखना चाहे तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है उत्तरदायी है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, तो न्यूरॉन लिख दीजिएगा इसमें। डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो, इतना आपको लिखना है, ठीक है। डीएनए का यहाँ पर लिखना है डी ऑक्सी राइबो। उसके बाद में होगा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम डायोप्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो डायोप्टर लिख लीजिएगा। और उसके बाद में है सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी होगी। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फेराडे, ठीक है, फेराडे ने ही की थी, तो माइकल फेराडे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों, और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा, तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं इनको क्षतिग्रस्त होने से यानी खराब होने से बचाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत ग्रंथित हो जाते हैं और उनके गंध तथा स्वाद कैसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद में आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसके दो उदाहरण बताइए, इसका अथवा भी दिया है, या फिर साबुन अपमार्जक में दो अंतर लिखना है अगले क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 है भोजन के पाचन में लार की भूमिका या स्वपोषी पोषण। तो चलिए हम देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 के उत्तर। तो यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का जो है उदाहरण है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए साबुन और अपमार्जक में दो अंतर लिखेंगे। साबुन सोडियम और पोटेशियम के फैटी अम्लों के लवण एस्टीरेट और पामीटेट होते हैं और अपमार्जक सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है, अमोनियम और सल्फोनेट के। और साबुन कठोर जल में अधिक प्रभावी नहीं होते, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी अत्यंत प्रभावी होते हैं, ठीक है। अगला था स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तथा इनके उत्पाद हमें बताना था, इसके अथवा वाला भी क्वेश्चन है, तो हमने ये वाला करा है अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसमें दो उत्पाद भी हमने लिख दिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, और परिस्थितियां के हमने 4 पॉइंट लिख दिए, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए, इसके अथवा में भी क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया लिखिए, इसका उत्तर देखते हैं। देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, इससे आपको भी हेल्प मिले, आगे और वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। और साथ ही में अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी बिना किसी के परेशान हो और अच्छे आंसर को लिख सकें, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ के लिए आपको इजीली सर्च करना है arfindia.com, आपको वीडियो के बीच में बताया भी गया है पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। जब भोजन बहुतायत से होता है तो कई हाइड्रा शरीर को दीवार में कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जो कि छोटे वयस्क होते हैं और परिपक्व न होने पर टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है, ये आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या आशय है। और अथवा में है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, अथवा निम्न परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ईजी, आप इसको लिख सकते हैं, और इसमें आपको जो है ये क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारे जो 2 क्वेश्चन छूटे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, हीरो का अपवर्तनांक वाला, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13वां है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
दोनों देख लेते हैं, फ्यूज तार वाला भी और हीरे का अपवर्तनांक वाला भी। तो हीरे का अपवर्तनांक यहाँ पर आपको 2.42 दिया है। इस कथन से आपका क्या तात्पर्य आपको बताना है। हीरे का अपवर्तनांक और इस कथन से आपका क्या तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों के नष्ट होने से बचाता है, आपको लिखना है। तो फ्यूज तार धातु या मिश्र धातु के तार का एक टुकड़ा होता है जिसे विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में एक विशिष्ट मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार का ताप बढ़कर उसके गलनांक तक पहुंच जाता है, जिसके कारण फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इस प्रकार फ्यूज तार विद्युतीय उपकरणों का बचाव करता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 और 13 का हल। 12वां का हम पहले देख चुके हैं, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, अथवा है फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम लिखिए। इसके बाद है दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा क्या है, और किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन क्या होता है, लघुपतन कब होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 और 15 का हल देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण यहाँ पर हो जाएंगे। तो यह काल्पनिक रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। और अगला हो जाएगा, यह क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, बताइए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। तो परितंत्र में जो अपमार्जक है, इनका मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और ये मृत शरीरों को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जैविक कचरा, पेड़ पौधों के सड़े गले भाग, गाय भैंस के गोबर, सड़े गले फल, सब्जियों के छिलके आदि का कुछ समय के अंतराल में अपघटन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया संबंधित है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। चलिए उत्तर लिखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। संयोजन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, ठीक है। 2mg यहाँ पर है ठोस और O2 गैस है और 2mgO ठोस, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर। और वियोजन अभिक्रिया के लिए आपको ये लिख देना है सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ये समीकरण जरूर बना दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, ठीक है। तो हमने प्रश्न क्रमांक 17 का हल देख लिया है और प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखिए, अथवा है इसके मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, इसका अथवा हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो इसका उत्तर लिखिए, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं मधुमेह के रोगी, ठीक है। और मधुमेह की रोगी यानी डायबिटीज में जब अग्नाशय इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा स्थापित करने में असफल रहता है तो रक्त का ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे रोगियों में शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखेंगे हम। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसके अथवा में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्शाइए, ठीक है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22 और 23 के भी उत्तर देखेंगे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, आकाश का रंग जो नीला क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कारण हमने इसमें लिख दिया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रेट है, यहाँ पर HNO3। इसके जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, ये बताना है। अथवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण लिखकर व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो इसकी उपस्थिति है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट की वजह से इसको जो नमी होती है इसमें, नमी इस कारण ऐसा होता है, जिप्सम इसमें मिला होता है, तो इसी कारण जो है हम इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। तो ये उत्तर लिख लीजिएगा।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम इसमें और थोड़ा सा डिटेलिंग भी लिख सकते हो। कारण पहले समीकरण दे दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए क्योंकि इसमें जो अवशोषित कर लेगा जल को तो ठोस पत्थर बन जाता है। ठीक है, कई बार ये क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा सीमेंट को कई बार हम हवा में यदि कर दे और उसमें हो जाए तो वो पूरा ठोस बन जाता है। तो इसी कारण जो है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र बताइए। इसका अथवा भी दिया है। निम्न के संरचना सूत्र लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल हो गया, प्रोपेनॉल और ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, संरचना सूत्र में एथेनोइक अम्ल यानी जिसको हम एसिटिक अम्ल CH3COOH के नाम से जानते हैं, इसको लिख सकते हैं, और ब्रोमोपेंटेन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको दो को देखेंगे हम। उसके बाद जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चलिए देख लेते हैं इन सभी को, प्रश्न क्रमांक 21 और 22 को। तो हम एथेनोइक अम्ल का NaCH3COOH का संरचना सूत्र बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से बना दीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, फिर CH3 हम इसको अगर बॉन्ड में करें तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 संयोजकता हो गई। ठीक है, और ऑक्सीजन की 2 होती तो ये 1 और H के साथ में जुड़ा 1। ठीक है, ऑक्सीजन की फिर से यहाँ 2, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। तो ये संरचना सूत्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह और कार्बन की संख्या दी गई। ठीक है, और दूसरा हमें ब्रोमोपेंटेन का बनाना है, C5H11Br। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन होता है, तो यहाँ पर बना दीजिएगा। इसमें हम जो है 5 कार्बन परमाणु होते हैं और इसी में हाइड्रोजन परमाणु 11 हो गए। तो इसी प्रकार से इसकी संरचना तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो वायुवृक्क धमनी हो जाएगा, वायवृक्क हो जाएगा, वायुवृक्क शिरा हो जाएगी, महाधमनी, वायुमूत्र वाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। और ठीक है, तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने आपको कहा गया था, नाम सही। तो यहाँ पर इसका चित्र बना लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th का साइंस का सेट ए का प्रैक्टिस सेट पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। PDF के लिए गूगल पर सर्च कर लेंगे www.arfindia.com, जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।